हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि आईबीपीएस के तरफ से क्लर्क की वैकेंसी आई है। तो चलिए देख लेते हैं कि फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि फ़ॉर्म फिल करने में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और कुछ गलत ना हो। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पॉइंट नंबर ए है, यहाँ पे आप आईबीपीएस के थ्रू कितने बैंकों में और किस किस बैंकों में जा सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस तरीके के कुल 11 बैंक हैं जहाँ पे आप इसे क्वालिफाई करने के बाद पोस्टिंग हो सकती है। देख लेते हैं टाइमिंग क्या है, ऑनलाइन कब से शुरू हुआ है। तो ऑनलाइन शुरुआत हो गई है 12 यानी 12 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका शुरू हो गया है, यानी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है और लास्ट डेट 1 अगस्त 2021 तक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि फ़ी जमा करने की भी तारीख आपकी 12 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक के है। एंड डाउनलोडिंग ऑफ अ कॉल लेटर फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, यानी प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग के लिए जो होता है, मतलब प्री एग्ज़ामिनेशन से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है कि डेमो के रूप में किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन होगा, इसके लिए आपका डाउनलोडिंग कॉल लेटर का जो डेट होगा वो अगस्त 2021 में आएगा। और ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो कंडक्ट कराया जाएगा ये 16 अगस्त को या फिर उसके बाद, यानी 16 अगस्त के बाद कंडक्ट इसको करवाया जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन प्रिलिमिनरी, यानी प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन का जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसे आप अगस्त 2021 यानी अगस्त में इसे डाउनलोड कर पाएंगे। एंड ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो होगी वो 3 डेट में होगी, एक होगी 28 अगस्त को, 29 अगस्त को और 4 अक्टूबर को। अगर हम बात कर लें तो रिज़ल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी, यानी कि उसका रिज़ल्ट जो घोषित होगा वो सितंबर और अक्टूबर में ही घोषित कर दिया जाएगा। अगर मेंस एग्ज़ाम की बात कर ले तो मेंस एग्ज़ाम आपका अक्टूबर 2021 यानी कि अक्टूबर में इसे कंडक्ट करा लिया जाएगा। एंड ऑनलाइन मेंस एग्ज़ामिनेशन उम्मीद है कि 31 अक्टूबर को आप इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। एंड टोटली कम्प्लीटली जो इसमें आपको वैकेंसीज़ फुलफ़िल कर ली जाएगी वो अप्रैल 2022 यानी 2022 अप्रैल तक वैकेंसी को फुलफ़िल कर लिया जाएगा। आगे कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो नेशनलिटी में यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ के सिटीजन्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया के हो गए, नेपाल, भूटान एंड तिब्बत के रिफ्यूज़ी हो गए 1962 के बाद, वो भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या एज लिमिट रखा हुआ है। तो एज लिमिट में आपका मिनिमम 20 ईयर है और मैक्सिमम 28 ईयर है। एंड रिलैक्सेशन फॉर द अपर एज लिमिट, यानी कि जैसे कि रिजर्वेशन होता है शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए, डिसेबल लोगों के लिए, एक सर्विसमैन के लिए, तो एज़ यूजुअल यहाँ पे भी दिया जा रहा है। जैसे कि 5 ईयर हो गया आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए यहाँ पे 3 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। एंड पर्सन विद डिजेबिलिटी, यानी कि जो अपंग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको 10 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। एज़ यूजुअल यहाँ पे और भी बहुत सारे रिजर्वेशन रखे गए हैं। जैसे कि 1984 के समय जो राइट हुआ था उसमें अगर उस राइट यानी कि उस दंगे में जो प्रभावित लोग हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एंड द रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज फॉर SC, ST एंड OBC जो भी होगा उसका आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो देना पड़ेगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन अलाउ किया गया है। एंड कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन, हाँ यहाँ पे साफ तौर पे लिख रहा है कि जिन्हें एज रिलैक्सेशन चाहिए होगा वो अपना जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेट होगा उसके रिगार्डिंग वो आपको सबमिट करना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एंड एक्स सर्विसमैन एडुकेशनल देख लेते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एंड रिकॉग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको यहाँ पे लगेंगे। इस फॉर्म फिल करते समय आपको वहाँ पे मार्कशीट का नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना होगा। एंड कंप्यूटर लिटरेसी में आपको होनी चाहिए, जैसे कि आपने डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट या फिर डिग्री कोर्स कंप्यूटर में किया होना चाहिए। एंड और आगे देख लेते हैं क्या ज़रूरी है जो पता होना चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले। तो ये एक सर्विसमैन के बारे में है कि इन्हें किस किस तरीके का इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना होगा। वो आप जो भी एक सर्विसमैन होंगे वो एक बार इस वीडियो को देख लेंगे कि किस किस तरीके का डॉक्यूमेंट उनको जॉब में अगर इसमें ज्वाइन करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको लगेंगे यहाँ पे फॉर्म फिल करते समय।
एंड रिज़र्वेशन जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए क्या क्या रिज़र्वेशन है, डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, वो उनको यहाँ पे मेंशन करना होगा फॉर्म फिलअप के ही समय पे। बाकी ज्वाइनिंग के समय आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट जो भी इशू होता है डिसेबिलिटी का या फिर एक सर्विसमैन का जो भी सर्टिफिकेट उससे होता है, एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके डिपार्टमेंट से जो मिलेगा वो ज्वाइनिंग के समय एज एन हार्ड कॉपी वहाँ पे सबमिशन लिया जाएगा। एंड और आगे देख लेते हैं क्या है। एंड हाँ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी अपना ये देख लेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है। अगर इस क्राइटेरिया में वो आते हैं तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वो लगा सकते हैं फॉर द रिज़र्वेशन। हाँ, लेकिन कंफर्म रहे कि उन्हें बाद में ऑथराइज्ड अथॉरिटी के द्वारा ये बना के उनको देना पड़ेगा फॉर द ज्वाइनिंग के समय पे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें एज एन जनरल कैटेगरी में मार्क कर लिया जाएगा। एंड प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग की बात कर ले, जो कि अगस्त में, जैसा कि हमने ऊपर ही देखा था, अगस्त में उन प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग कराने की बात की जा रही थी। तो ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक फॉर द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट पीईटी ड्यूरिंग दिस पीरियड में नॉट बी हेल्ड, यानी ऐसा हो सकता है कि ये प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग न कराया जाए कोविड-19 को देखते हुए, और मे बी हो भी सकता है। तो कहाँ कहाँ होगा, अगर होता है तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे ये कराया जाएगा, कौन कौन से शहर में, वो आप देख सकते हैं, नीचे मेंशन है। एंड चलिए देख लेते हैं एग्ज़ामिनेशन जो होगा उसमें क्या क्या होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स होंगे। तो फर्स्ट है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के, और इसका पर्टिकुलर समय जो होगा, देखिए पर्टिकुलर सबका समय अलग अलग होगा। अगर आप डिस्प्ले पे एग्ज़ाम देने जाते हैं ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ामिनेशन, तो बाकी अदर्स एग्ज़ामिनेशन जैसे कि एसएससी हो गया या फिर रेलवे जो एग्ज़ाम लेती है, उसमें ऐसा होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग से जो होता है कि आप जितना समय जिसमें लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश का स्लॉट अगर आपने खोला है 30 क्वेश्चन का, तो वहाँ पे आपका 30 मिनट्स आपको वो मतलब वो वहाँ पे ब्लॉक कर देगा। 30 मिनट्स आपको उसको करने होंगे 30 क्वेश्चन, जो कि जिसके लिए 20 मिनट्स के लिए वो आपका ब्लॉक हो जाएगा वहाँ पे। इसी तरीके से जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यानी कि जो मैथ्स के क्वेश्चंस खुलेंगे, अगर वो खुलते हैं 35 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, उसके लिए वो 20 मिनट के लिए ब्लॉक हो जाएगा, आप दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। इसी तरीके से रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, ये हो गए। और मेंस एग्ज़ाम्स की अगर बात कर ले तो मेंस एग्ज़ाम में आपके देख लेते हैं कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे। तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि जनरल अवेयरनेस के साथ साथ इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी बैंक रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होती हैं, जैसे कि क्या है मॉनेटरी, जो भी बैंक रिलेटेड न्यूज़ होंगे उसका भी आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। एंड जनरल इंग्लिश के यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, 35 मिनट इसका अलग से समय होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग आपको स्लॉट करके देगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर एक स्लॉट को खोला और उसको जाके फिर दूसरे में मन बदल जाता है बीच में कि दूसरे को कर लेते हैं फिर पहले पे आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक स्लॉट को खोलते हैं तो वो आपको टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे में जाने का परमिशन देगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। टोटल जो मेंस का समय होगा वो 160 मिनट का होगा, यानी कुल 2.5 घंटे की होगी। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 होंगे, सॉरी माफ़ करिएगा, 190 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। तो आप इस चीज़ के लिए कंफर्म रहिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है इससे रिगार्डिंग। तो वैलिड कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए दोज कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर मेंस। तो खैर ये तो मेंस की बात कर रहा है, प्रिलिमिनरी का हम लोग देख लेते हैं। कॉल लेटर फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, यानी कि आप ये कंफर्म हो लीजिए कि जो भी आपका कॉल लेटर होगा, मतलब जो आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे वो आपको वहाँ पे जमा नहीं कराएगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे आपको ऑथराइज साइन एंड स्टैम्प करवा लेना है, बिकॉज़ इसी कॉल लेटर को नेक्स्ट मेंस का जब एग्ज़ामिनेशन में आप जाएंगे तो इस कॉल लेटर के साथ बाकी जो डॉक्यूमेंट बोलेगा वो आपको लेके जाना होगा। यानी इस कॉल लेटर को आपको मेंस एग्ज़ाम के समय भी लेके जाना होगा एग्ज़ामिनेशन में। कैंडिडेट नीड्स टू ब्रिंग एडिशनल फ़ोटोग्राफ्स, एक अलग से एक फ़ोटोग्राफ चिपका के जाइएगा और एक लेके भी जाइएगा। एक वहाँ पे एडमिट कार्ड में आपका एक सेम चिपकाने का ऑप्शन होगा और एक साथ में आप कैरी करके ले जाइएगा एग्ज़ामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है साहब। एंड देख लेते हैं एग्ज़ामिनेशंस का क्या है। तो यहाँ पे 0.25 मार्क्स निगेटिव, यानी रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स कटेंगे, यानी निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, ये आप कंफर्म हो लीजिए।
एंड एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स वगैरह के बारे में दिया हुआ है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर, द एग्ज़ामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन इन द वेन्यू अक्रॉस मेनी सेंटर ऑफ इंडिया। तो वो तो ठीक है, ये लोग जब चाहें जहाँ चाहें सेंटर दे सकते हैं और ये खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट अगर एलिजिबल नहीं है वहाँ जाने का, तो आपके लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वहाँ जाना ही होगा जहाँ भी सेंटर देगा। स्कोर की अगर बात कर ले तो द करेक्टेड स्कोर ऑब्टेन्ड बाय ईच ऑफ द कैंडिडेट इन अ डिफरेंट सेक्शन विल बी नॉर्मलाइज्ड यूजिंग द इक्वी परसेंटाइल मेथड। यानी कि आपको हर सेक्शन, यानी कि अगर आपने इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चन है उसे किए हैं तो उसका भी मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा, उसमें आपको पास होना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ओवरऑल सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करने के बाद आपका जो पासिंग मार्क्स होगा वो काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हर सेक्शन में, जैसे कि इंग्लिश में हो गया, मैथ्स में हो गया, रीजनिंग में हो गया, सारे सेक्शन में आपको जितने भी उसके पासिंग मार्क्स हो गए उतना आपको लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाई कर हो जाएंगे। एंड हाँ, नॉर्मलाइज़ करने की बात बोल रहा है कि वो कम्प्लीट नॉर्मलाइज़ किया जाएगा एज़ यूजुअल, जितनी जहाँ वैकेंसीज़ होंगी, जितने कैंडिडेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग परसेंटाइल मेथड, यानी इक्वी परसेंटाइल मेथड के थ्रू नॉर्मलाइज़ करेगा। एंड हाँ, कट ऑफ की बात कर ले तो ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन कट ऑफ स्कोर, यानी कि यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि प्रिलिमिनरी में आपका जो भी स्कोरिंग होगा उससे आपके सिलेक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मेंस में जो एग्जामिनेशन होगा उसके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन पे जो भी असर होगा, यानी कि सिलेक्शन आपका कम्प्लीटली मेंस एग्ज़ाम पे डिपेंड करेगा। बाकी अलॉटमेंट की बात है तो ये सब तो एग्ज़ामिनेशन के बाद की बातें हैं। अभी सिर्फ हम बात कर लेते हैं फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करके जाना है एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्या तैयारियां करनी होंगी उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। बाकी तो फिर एग्ज़ामिनेशन निकलने के बाद। एंड देख लेते हैं आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू बी प्रोसीड्स। तो इसमें आपको एक फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, बैंक पासबुक विथ फ़ोटोग्राफ्स। बैंक पासबुक ले जाइएगा बट उसमें फ़ोटोग्राफ्स लगा होना चाहिए। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गेस्टेड ऑफिसर हो गया, आधार कार्ड हो गया, या फिर ई आधार कार्ड भी आप ले जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि क्या नहीं लेके जाइए, क्या नहीं लेके जाना है, यानी कि अगर वो लेके जाते हैं तो वो आपका एज एन फ़ोटो आईडी कार्ड काउंट नहीं करेगा। जैसे कि अगर राशन कार्ड लेके जाते हैं, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाते हैं, इसे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा अगर ये लेके जाते हैं तो। ठीक है, तो in case candidate who have changed their name, they will allow only if they produce original gazetted notification, their original marriage certificate। यानी कि अगर आपने नाम चेंज करवाया है या एफिडेविट के थ्रू करवाया है या फिर शादी हो गई है तो नाम चेंज हुआ है, तो बाकायदा गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा वहाँ पे साइन किया हुआ ओरिजिनल कॉपी लेके जाइएगा, नाम अगर चेंज हुआ है तो आपका। आगे क्या क्या लेके जाना है आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल्स में वो सब दिए हुए हैं। तो कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में आप जान ही रहे हैं कि मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, वाटर बोतल लेके जा सकते हैं बट ट्रांसपेरेंट, सैनिटाइज़र वगैरह, और एक हाँ सिंपल पेन आप लेके जाइएगा। इसमें एसएससी या फिर रेलवे की तरह नहीं है जो कि आपको पेन दिया जाएगा, आप अपना पेन कैरी कर सकते हैं बट एज अ सिंपल पेन। एंड आगे देख लेते हैं कि क्या आगे ऐसा है जो आप पता होना चाहिए फॉर्म फिल करते समय। हाँ, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में देख लीजिएगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फ़ोटो कैप्चर, फोटोग्राफ्स विल बी टेकन बाय कैंडिडेट इज स्टैंडिंग, सीट नंबर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आपका फ़ोटो लिया जाएगा एंड सीट नंबर अलॉट किया जाएगा एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे। रफ सीट आपको वहाँ पे दिया जाएगा। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड लिया नहीं जाएगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन का, आपको स्टैम्प और साइन करके आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर विथ ऑथेंटिक आईडी प्रूफ। यानी कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कॉल लेटर जो आप लेके गए थे वो आपको स्टाम्प्ड करवा के लेके आना है, और मेंस एग्ज़ाम के समय वो आपको वहाँ पे मांगेगा कि प्रिलिमिनरी का कॉल लेटर आप वहाँ पे शो करना होगा। एंड
हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं, कैसे फॉर्म को आपको फिल करना है। तो डेट जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 12 अगस्त यानी कि आज ही से ये अप्लाई शुरू हो गया है और 1 अक्टूबर तक इसका एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। एंड लास्ट फ़ी पेमेंट भी आपको 1 अक्टूबर तक लिया ही जाएगा। अगर बात कर ले क्या क्या चाहिए, तो बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन देयर फोटोग्राफ्स। आप अपना स्कैन कर लीजिएगा, पासपोर्ट साइज़ का, सिग्नेचर स्कैन करना होगा, थंब इम्प्रेशन आपको देना होगा, उसका स्कैन करके आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा फॉर्म फिल करते समय। एंड सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी अप्लाइड, यानी याद रखिएगा सिग्नेचर वैसे भी कैपिटल लेटर में नहीं होता है, कैपिटल लेटर में फॉर्म फिल होती है, सिग्नेचर रनिंग लेटर में ही होता है, वैसे ही रनिंग लेटर में ही आप सिग्नेचर करेंगे। एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपर्ली स्कैन एंड नॉट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना है, याद रखिएगा लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन चाहिए। एंड हाँ, ये टेक्स्ट जो आप यहाँ पर दिखा हुआ है रिटन इन डिक्लेयर, एक डिक्लेरेशन टेक्स्ट आपको लिखना होगा ब्लैक पेन से और उसको स्कैन करके वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म डालते समय वहाँ पे एक जगह होगा जहाँ पे इसे आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ, आई, आप अपना नाम लिखिएगा। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये कम्प्लीटली लिखा हुआ ब्लैक पेन से आपको अपलोड करना होगा स्कैन करके फॉर्म फिल करते समय। एंड ऑनलाइन पेमेंट लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप तो अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उससे पेमेंट कर सकते हैं। एंड देख लेते हैं क्या फ़ी है यहाँ पे। तो मैं बात कर लूँ तो चार्जेस जो मैंने बताया ही आपको, 1 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति और एक्स सर्विसमैन हो गए या फिर PWBD हो गए, इनके लिए 175 रुपये और इंक्लूसिव का मतलब अभी इसमें जुड़ा हुआ GST नहीं है, ये GST जुड़ेगा तो बढ़ जाएगा और 850 रुपीज़ इसमें GST अभी नहीं जुड़ा है, जुड़ेगा तो और चार्जेस बढ़ जाएंगे। ये आपका फ़ी होगा जो आपको पेमेंट करना होगा, फॉर्म फिल का चार्जेस है ये। प्रोसीजर टू अप्लाई, कैसे इसको आपको अप्लाई करना है तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू, आप इसके साइट पे जाएंगे। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट इसके जो फॉर्म फिलिंग का एप्लीकेशन होगा वो ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से भी भर सकते हैं। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको प्रोसीड करके फॉर्म फिल कर सकते हैं पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। जैसा कि मैंने 4 चीज़ आपको बताया था, फोटोग्राफ्स पहले अपलोड करने वाले का ये, सिग्नेचर ले लेगा अपलोड करवा लेगा, ब्लैक पेन याद रखिएगा ब्लैक पेन ही यूज़ करें, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो मैंने बताया था कि एक डिक्लेरेशन पूरा लिख के आपको अपलोड करना है वहाँ पर, वो कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे जाइएगा। तो आगे जो भी मांगेगा, जैसे कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, परसेंटेज कितना है उसमें, वो सारे आपका एड्रेस वगैरह वो पूरा फिल करिएगा। फिर मेक द पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर कार्ड वगैरह यूज़ करके आप पे करना चाहें। जैसे कौन कौन से कार्ड यहाँ पे एप्लीकेबल हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रुपे कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, ये सारे कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड तक भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे पेमेंट करने के लिए। मोबाइल वॉलेट के थ्रू भी, अगर आप पेटीएम वॉलेट रखते हैं, फ़ोनपे वॉलेट रखते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। एंड आफ्टर फाइनल सबमिशन वेयर इन कैंडिडेट में फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू फिल द रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट डिटेल, सारा डिटेल्स अपना डाल दीजिएगा, यही कहना चाह रहा है यहाँ पे। एंड हाँ, फर्स्ट एक बात और याद रखिएगा कि आप उसका रिसिप्ट ले लीजिएगा पेमेंट का। रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द रिसिप्ट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी रख लेना है आपको। प्लीज़ नोट दैट इफ़ द सेम कैन नॉट बी जनरेटेड देन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में नॉट हैव बीन सक्सेसफुल। अगर जनरेट नहीं हो रहा है ई रिसिप्ट, इसका मतलब आपका पेमेंट वहाँ पे फंस रहा है, यानी कि आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। आफ्टर सबमिशन योर पेमेंट इंफॉर्मेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ वेट फॉर द इंटीमेशन फ्रॉम द सर्वर, डू नॉट प्रेस बैक। ये सब आप कंफर्म ध्यान दीजिएगा कि बैक बटन मत दबाइए अगर आपने पेमेंट वहाँ पे प्रोसीड कर दिया है तो। आफ्टर कंप्लीट द प्रोसीजर अप्लाई ऑनलाइन इंक्लूडेड पेमेंट फी शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंश्योर दैट पार्टिकुलर फिल्ड और एक्यूरेट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन पहले करिएगा तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा, वो आप सेफ रखिएगा, फर्दर यूज़ के लिए काम में आएंगे आगे भी।
तो ये इतना इन्फॉर्मेशन था जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले पता होना चाहिए था। ठीक है, बाकी आप फॉर्म फिल करते समय वहाँ पे आपको मार्क कर करके दिया रहेगा कि कितने फ़ोटो साइज़ होना चाहिए, कितना आपका सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए। जैसे यहाँ भी दे रखा है, जैसे कि 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर जो फ़ोटोग्राफ्स होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कर रखा है। एंड उसी बात को दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा है कि सिग्नेचर जो करिएगा वो कैपिटल लेटर में नहीं करना है, वो रनिंग लेटर में, जैसे कि रनिंग लेटर में ही सिग्नेचर होता है वैसे आपको करना है वहाँ पे। और आगे देख लेते हैं क्या है फॉर्म फिल करने से पहले जो पता होना चाहिए आपको। एंड प्लीज़ नोट। हाँ, तो बस इतना ही है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि आप फॉर्म फिल करिएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस स्टेट में फॉर्म फिल कर रहे हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको अगर जानकारी नहीं है तो काइंडली रिक्वेस्टेड यू कि आप वहाँ का फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि फाइनली वो आपसे सारा एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद वो आपसे लोकल लैंग्वेज यानी कि वहाँ का जो राज्य की भाषा है, राज्य भाषा, जैसे कि वेस्ट बंगाल में बंगाली चलती है एंड साउथ इंडियन में साउथ इंडियन तमिल हो गया, तेलुगु हो गया आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे उस भाषा का आपसे नॉलेज रिटन में और वॉइस में यानी बात करने में आप एलिजिबल है कि नहीं है उस लैंग्वेज में, वो भी आपसे पूछेगा। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो उस स्टेट में फॉर्म फिल ना करें। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र में ही फॉर्म फिल करें। सीट के पीछे ना जाएं कि यहाँ पे ज़्यादा सीट है तो वहाँ पे मैं फॉर्म भर रहा हूँ, बिकॉज़ वो आपको आगे जाके लास्ट में आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्या, सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे आपका कस्टमर इंटरफेस है। बैंक जनरली आप जानते हैं कि बैंक में जो वर्किंग करते हैं वो कस्टमर इंटरफेस होता है, यानी कि उनको पब्लिक से बात करनी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ आपको नहीं रखेगा, क्योंकि आपका वहाँ पे कम्युनिकेट करने में ही दिक्कत होगा, तो आप काम क्या करेंगे वहाँ। ठीक है, तो ये सारी सीट अलोकेशन है, कहाँ पे कितना सीट है आप देख सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा कहाँ आपको कौन सा फॉर्म डालना है आप अपने अकॉर्डिंग। एंड हाँ, ये है आपका कि कहाँ कहाँ प्राइमरी एग्ज़ाम्स का सेंटर होगा, तो आप कहाँ सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो स्टेट कोड वहाँ पे मांगेगा कि आप एग्ज़ाम में मतलब फॉर्म फिल करिएगा तो वहाँ पे स्टेट मांगेगा कि सेंटर आप कहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो स्टेट कोड आप अपना यहाँ से मेंशन कर लीजिएगा कि आप किस, जैसे बिहार का स्टेट कोड 15 है तो 15 स्टेट कोड डालिएगा बिहार। वहाँ पे भी आपको देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे जगह सेंटर लगाए जाते हैं, जैसे आरा हो गया, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। तो कहाँ आप अपना सेंटर रखना चाहते हैं वहाँ पे आप मार्क कर दीजिएगा। 3 ऑप्शन मांगेगा आपसे वहाँ पे, फर्स्ट प्रेफर, सेकंड प्रेफर एंड द फाइनल वन। अगर जहाँ पे उसको अलॉटमेंट देना होगा वो तीनों में से आपको अलॉटमेंट दे देगा एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के लिए। तो ये इतनी बातें थी। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कंफर्म कर ही दिया कि कितना में आपका केबी में होना चाहिए। पिक्चर वगैरह जैसे फ़ोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, मेक श्योर पिक्चर इज़ इन कलर में होना चाहिए एंड अगेंस्ट लाइट कलर्ड, वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड रेड आइज़ ना हो, गॉगल्स ना लगा हो, कैप वगैरह आपने यूज़ ना किया हो। पिक्सल देख लीजिएगा 200x230 पिक्सल्स होना चाहिए। 20 से 50 केबी के बीच में आपका फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए, ना 50 केबी से ज़्यादा ना 20 केबी से कम। ये आप इंश्योर कर लीजिएगा। देख लीजिए जैसे कि सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन का क्या साइज़ होना चाहिए, तो 140x60 पिक्सल मांग रहा है और 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच में आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर होना चाहिए, 20 केबी से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, एंड the applicant has to put his left thumb impression on a white paper with a black and a blue ink। मार्क कर लीजिएगा जो बोल रहा है, ब्लैक एंड ब्लू इंक का इस्तेमाल करके आप थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं। एंड द एप्लीकेंट हैज़ टू राइट डिक्लेरेशन इन इंग्लिश ऑन अ वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिग्नेचर हो गया या फिर जो भी डिक्लेरेशन लिखिएगा वो ब्लैक पेन से ही लिखिएगा। यहाँ पे आपको क्लियर भी कर दिया कि ब्लैक पेन से लिखा होना चाहिए। और डिक्लेरेशन का भी साइज़ यहाँ पे दे रखा है, 50 केबी से 100 केबी के बीच में आपका जो डिक्लेरेशन होगा उसको आप स्कैन करने के बाद 50 से 100 केबी के बीच में बना के ही उसको अपलोड कर पाइएगा तो अपलोड होगा, अदरवाइज़ वो अपलोड ही नहीं होगा। एंड आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो आप देख सकते हैं कितना इसका होना चाहिए, 200 DPI। एंड
तो ये सारी है। जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए आपका इमेज, जो भी आप जैसे कि जो आप लीजिएगा, सिग्नेचर हो गया, फ़ोटोग्राफ्स हो गया, या फिर आपका जो कंटेंट लिख के जो देना है वो आप जेपीजी या जेपीईजी में ही रखिएगा। एंड तो ये सारी बातें थी जो आपको फॉर्म फिल करने से पता होना चाहिए था। इसके अलावा अगर आपको, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अपने दे दूंगा, ऑनलाइन डायरेक्ट फॉर्म फिल करके आप लिंक क्लिक करते ही आप ऑनलाइन पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे फॉर्म फिल हो रहा होगा। तो ये थी आज की अपडेट्स जो वैकेंसी आई थी IBPS क्लर्क के रिगार्डिंग। तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि अर्ली ही कर लें, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण इंटरनेट पे और स्लो हो सकती है। एंड बिना मतलब का क्यों टेंशन लेना, पहले ही भर लीजिए ना और अपनी तैयारी में लग जाइए। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ।